नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल जी आर एस संभव। आज मैं पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण बिंदु लाया हूं जो कि भारतीय संविधान के प्रश्नों में इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि हम धीरे धीरे सारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद है उनका बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। आज का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 19, जिनसे काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं हर बार। तो अनुच्छेद 19 के बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी समझने की इसमें आवश्यकता रहती है। तो देखो, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार और दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसमें जिक्र है। 4 अनुच्छेदों में 19, 20, 21 और 22 में स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। उनके बारे में अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है 4 में। लेकिन भारतीय नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी गई है उन स्वतंत्रताओं से संबंधित अनुच्छेद 19 में स्पष्ट व्याख्या की गई है कि भारतीय नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता दी गई है। और साथ ही इसमें मैं एक और बात बता दूं कि जो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई है वो भारतीय नागरिक स्टेट से मांग सकते हैं। लेकिन साथ में हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि राज्य के पास भी उन स्वतंत्रताओं पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाने का पावर भी दिया उनको गया है। तो इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। अर्थात अनुच्छेद 19 को हम 2 भागों में पढ़ सकते हैं। एक भाग में हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय नागरिकों को कौन सी स्वतंत्रता दी गई और उन पर युक्त प्रतिबंध क्या क्या है। अनुच्छेद जो 19 है उसमें भाग इसके 6 है। 19(1) से लेके 19(1), 19(2), 19(3), इस प्रकार 19(4), 19(5) और 19(6। अर्थात अनुच्छेद जो 19 है वो 6 पार्टों में विभाजित है। 6 उपबंध है, इसके 6 अनुच्छेद के भाग किए गए हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) है। 19(1) है उसमें भारतीय नागरिकों को दी जाने वाली स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है उसका वर्णन 19(1) में है। और 19(1) में ABCD अंग्रेजी में लगाए तो ABCDEF और G तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को दी गई थी। इसको ABCD में भी लिखा जा सकता है और हिंदी में क, ख, ग, घ, ड़, च और 6 तक के उपबंध इसमें है। इनके बारे में हम डिटेल से अलग अलग पढ़ेंगे कि किस प्रकार के या ए में कौन सी स्वतंत्रता दी गई और एक ट्रिक के माध्यम से इनको समझने की भी कोशिश करेंगे। तो आप देखोगे कि 19(1) क में कौन सा है, इसके बारे में मैं लिखता हूँ, उसके बाद में 1 मिनट में आपको ये याद हो जाएगा। तो देखो 19(1) क है, जो 1 क है उसमें वाक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वाक स्वतंत्रता अर्थात बोलने की आज़ादी, वाक स्वतंत्रता वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अभिव्यक्ति, वाक का मतलब बोलना और अभिव्यक्ति का मतलब है कि कई बार ऐसे भी बातें होती है जो बिना बोले भी हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको कि एक छोटा सा बच्चा नाराज़ है तो वो किसी से नहीं बोले तो अपने आप पता चल जाता है कि बच्चा नाराज़ है, तो वो अभिव्यक्ति हुई। कोई इशारा करके भी किसी को अपनी बात रखी जा सकती है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई। और इसी में हम देखते हैं कि जो अखबारों की स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता है, RTI है, जो RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, वो भी इसी 19(1)
क के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को, क्योंकि सूचना हम मांगे तभी उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। जैसे सरकार से हमने कोई सूचना प्राप्त की तभी तो हम सरकार के बारे में अपना व्यू रख सकते हैं, अभिव्यक्ति हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 19 क में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी, लेकिन इसके साथ ये तो नागरिकों को दे दी, लेकिन सरकार या राज्य के पास भी इसको कम करने का, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने का पावर भी इसके साथ ही दे दिया। तो जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध किस में लगा दिया गया? 19(2) में। 19(2) में इसलिए प्रतिबंध लगा दिया कि नागरिकों को, जो भारतीय नागरिकों को वाक स्वतंत्रता मिली हुई है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश की एकता और अखंडता के विरुद्ध बोल जाए। या जो युक्तियुक्त सारे प्रतिबंध मैं बताऊंगा वो किस आधार पर लगते हैं, पहले वो समझ लेना कि देश की एकता और अखंडता जिससे प्रभावित हो तो उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। साथ ही किसी विदेशी संबंध है, विदेशों से संबंध प्रभावित हो रहे हो, मैत्री संबंध प्रभावित हो रहे हो, तो उस समय भी इन स्वतंत्रताओं को कम किया जा सकता है। साथ ही आप और देखो, शिष्टाचार प्रभावित हो रहा हो, साथ ही एक और देख लो आप, न्यायिक अवमानना, न्यायालयों की अवमानना से संबंधित कोई प्रश्न हो तो उसका आधार पर भी इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसके साथ ही कोई ऐसी बात हो जो अपराध उद्दीपन करती हो, अपराध उद्दीपन का मतलब है जो अपराध को प्रोत्साहित करती हो, अपराध उद्दीपन। जैसे कोई भाषण में लोगों को उकसा रहा है कि हमें ये कर देना चाहिए, या कोई अपराध के लिए उकसा रहा है, तो उस समय इस जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वाक स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है 19(2) के आधार पर। तो पहली स्वतंत्रता वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता जो है वो है कि भारतीय नागरिक शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। निरायुध का मतलब होता है बिना युद्ध हथियारों के, निरायुध सम्मेलन कर सकता है। कहने का मतलब है सम्मेलन करने की आज़ादी भारतीय नागरिकों को मिली हुई। दूसरा शांतिपूर्वक, और इसके लिए इसको भी सीमित करने के लिए, युक्त प्रतिबंध लगवाने के लिए 19(3) अनुच्छेद है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि यदि इससे ये सारे संकट आ रहे हो तो इसको भी कम किया जा सकता है। जैसे ये नहीं है कि हमें शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि कोई हड़ताल कर रहा है, जैसे वो शांतिपूर्ण होता है, लेकिन हड़ताल पे भी सरकार चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे 144 धारा लगती है, 144 में 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से ये कानून लगा हुआ है कि कोई कहीं भी 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो, तो 5 व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अधिकार था हमारे पास, लेकिन इस पर प्रतिबंध लग गया, क्योंकि सरकार के पास, राज्य के पास इस पर युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। तो कौन सा पावर है? 19(3) के अंतर्गत धारा 144 लगाई जा सकती है, ये अधिकार होते हुए भी। ठीक है। तीसरी जो स्वतंत्रता है वो इस प्रकार है कि संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात भारतीय नागरिकों को अपना संगठन बनाने की या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कोई सहकारिता का आधार पर कोई संगठन बना लेते हैं, जैसे दूध के लिए बहुत सारी सहकारी समितियों का निर्माण किया जाता है, तो इस प्रकार के संगठन बनाने का अधिकार, स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है। लेकिन साथ ही 19(4) में, इसको मिटा देता हूँ मैं, 19(4) जो है अनुच्छेद, उसके तहत इस पर भी युक्त प्रतिबंध है 19(4) में, कि ऐसा संगठन नहीं बना सकते
जिससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती हो तो उस संगठन को अवैध घोषित किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे संगठन होते हैं, जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं जिनकी कार्यप्रणाली संदिग्ध होती है, तो उनको सरकार है उन पर प्रतिबंध लगा सकती है, उनको अवैध घोषित कर सकती है। तो 19(4) में भी ये प्रावधान है कि संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उसको सीमित किया जा सकता है। अब आया 19(घ) जो है घ या डी है, उसमें ये कहा गया, घ का मतलब याद रखना घूमना। तो यहाँ भारत के नागरिक सर्वत्र घूमने की आज़ादी, सर्वत्र घूमने की आज़ादी। घूमने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि पूरे संसार में घूमो, लेकिन भारत में अबाध संचरण कह सकते हो, अबाध संचरण की आज़ादी। संचरण का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हो, लेकिन इसमें भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहले मैं ये अड़े और ई और बता दूं। अबाध संचरण की और इसके साथ ही निवास करने की स्वतंत्रता, अड़े जो है ई है वो सर्वत्र निवास की स्वतंत्रता, सर्वत्र निवास की स्वतंत्रता, कि भारत के नागरिक भारत में जहाँ चाहे वो वहाँ रुक सकता है, रह सकता है या स्थायी रूप से बस सकता है, स्थायी बस सकता है, रह सकता है, वहाँ निवास बना सकता है। ये है अड़े में दिया गया। लेकिन इन दोनों पर प्रतिबंध के लिए सरकार के पास कौन सा पावर है? 19(5) के आधार पर इन दोनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। संचरण का मतलब ऐसे क्षेत्र, इन पे प्रतिबंध मैं बता दूं कि ऐसे क्षेत्र जहां जनजातियों का निवास स्थान हो, वहां यदि सरकार को लगे कि उनकी संस्कृति प्रभावित होती है दूसरे लोगों के आने से, तो इन पर प्रतिबंध युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ज़्यादातर जनजातियों से संबंधित इसमें मामले आते हैं कि जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा, पहनावा प्रभावित नहीं हो, उनको बचाए रखने के लिए घूमने की और वहाँ निवास पर रोक होती है, और ये आर्टिकल है 19(5). अब आया 19(1) या F। ये था संपत्ति अर्जित करने का, ये था संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, जो कि वर्तमान में अधिकार, मूल अधिकार नहीं रहा है, केवल कानूनी अधिकार रहा है। और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 जो कि 1979 में लागू हुआ था, उसके आधार पर इसको हटा दिया गया। ये अभी मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार नहीं रहा, एक कानूनी अधिकार हो गया है। इसके बाद में स्वतंत्रता, जो अंतिम स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को मिली है, वो वृत्ति या रोजगार या व्यापार की, रोजगार हटा देता हूं मैं, व्यापार की या उपजीविका की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है कि भारत के नागरिक इस मामले में स्वतंत्र है कि वो जो चाहे वृत्ति या काम कर सकते हैं, जो चाहे व्यापार कर सकते हैं, या अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी काम कर सकता है। तो ये वृत्ति व्यापार की, मैं वापस नीचे से दिख नहीं रहा होगा, वृत्ति F, वृत्ति व्यापार, इसकी छूट भारतीय नागरिकों को मिली हुई है कि वो चाहे तो कोई सा भी काम अपना सकते हैं। लेकिन इस पर प्रतिबंध 19(6) में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वृत्ति और व्यापार का प्रतिबंध है वो 19(6) के, अर्थात आदमी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिससे देश की एकता, अखंडता प्रभावित होती हो, या शिष्टाचार प्रभावित होता हो, या दूसरे लोगों को नुकसान होता हो। जैसे कि कोई बंदे ने कह दिया कि मुझे तो काम करने की आज़ादी है,
और उसने अफीम बेचना चालू कर दिया, हथियारों की तस्करी चालू कर दी, तो वो काम लीगली नहीं माना जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसके लिए एक योग्यताएं भी, जैसे एग्जाम्पल में ये भी हो सकता है कि डॉक्टर, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मेरे पास डिग्री नहीं है। अब डॉक्टर बनने के लिए एक पैरामीटर निर्धारित, योग्यता निर्धारित कर रखी है कि डॉक्टर कौन बनेगा, जो ये एग्ज़ाम पास करेगा, MBBS करेगा, उसके बाद में डॉक्टर बनेगा। तो यूँ नहीं कह सकता कोई कि मुझे तो बस पेशेंट देखने हैं। तो भर्ती की आज़ादी है, लेकिन इसके साथ ही साथ युक्त प्रतिबंध भी इसमें है। तो ये हुए अनुच्छेद 19 की कहानी। अब देखो सीधी सी बात है, इनको कैसे क्रमबद्ध तरीके से याद रखना है उसके लिए मैं बता दूं कि देखो यहाँ से देखें तो पहले कोई नेता होता है, बहुत बड़ा नेता होता है, तो उसमें योग्यता कौन सी होती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ कि गांधी जी की वाक पटुता बहुत बढ़िया थी, और उसी वाक पटुता से बहुत बड़े बड़े वो सम्मेलन होने लगे, बहुत सारे लोग उनके सम्मेलनों में, उनकी सभाओं में आने लगे। तो पहले वाक स्वतंत्रता, दूसरा उसके बाद में क्या होने लगे, सम्मेलन, और जब सम्मेलन हुए तो फिर क्या बनने लगे, संगठन बनने लगे, और ये संगठन क्या हुआ, पूरे देश में फैलने लगे, और पूरे देश में फैले तो उन्होंने अपने जो ऑफिस है वो देश के अलग अलग हिस्सों में खोले, वहाँ निवास करने लगे। अब जब उनके जो कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर निवास किया तो उनको घर चलाने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो संपत्ति के लिए क्या किया, व्यापार किया। इस प्रकार इनको क्रमबद्ध तरीके से, पहले बोला वाक स्वतंत्रता, दूसरा बोलोगे अच्छा तो क्या होगा, सम्मेलन होगा, 2 सम्मेलन होगा तो उसमें संगठन बनेगा, 3 संगठन बनने के बाद में क्या होगा, पूरे भारत में फैलाया जाएगा उस संगठन को, तो भेजा जाएगा, सर्वत्र भेजा जाएगा, सर्वत्र संचरण होगा उसका, 4 सर्वत्र संचरण होगा तो फिर कुछ आदमी देश के दूसरे हिस्सों में बसने लगेंगे, तो बसने की आज़ादी, 5 बसेंगे तो फिर क्या चाहिए, मनी, 6 और मनी किसके से होती है, व्यापार से, तो 7। अभी वर्तमान में कितने हैं, केवल संपत्ति के अधिकार को हटा दो तो वर्तमान में स्वतंत्रताएं कितनी मिली हुई है, 6। इस प्रकार इनके नंबर से आप ये भी देख लेना कि जैसे 1 में ये है तो 2 पहले वाले से जोड़ दो, 3 दूसरे वाले से जोड़ दो, 4 तीसरे वाले से जोड़ दो, और 5 और 6 दोनों एक से घूमने और बसने की, तो 5वें में जोड़ दो। छठा ये F है वो हट गया है 44वें संविधान संशोधन, इसलिए 19(6) कहाँ आ गया, व्यापार से संबंधित। इस प्रकार ये अनुच्छेद 19 हुआ, और प्रत्येक एग्जाम में इससे संबंधित सवाल देखने को मिलते हैं। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।